तो ये अध्ययन की जो भूमियां हैं, यहां पर ब्रेक के पूर्व में इस पर बात हो गई थी। अध्ययन की जो भूमि है, तो पहले को श्रवण कह रहे हैं, दूसरे को मनन कह रहे हैं। तो श्रवण थोड़ा सा अनस्टेबल ग्राउंड है, मनन उससे अधिक स्टेबल है, फिर अवधारणा में जाके स्थिरता या स्टेबिलिटी आ रही है, बोध में पूर्ण रूप से स्थिर हो जा रहा है और अनुभव में हमेशा के लिए स्थिर हो जा रहा है। तो इसी वस्तुओं की स्थिरता की ये श्रृंखला है, श्रवण, मनन, अवधारणा, बोध और अनुभव। एक तो ये वाली बात हुई। तो मोटा मोटी जो सीढ़ियां हैं वो ये है। तो जागृति का जो रास्ता है वो ये है। तो इसको ये कह रहे हैं कि अभ्यास पूर्वक फिर अध्ययन हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है ये जीवन में हो रहा है ना। तो मन का प्रत्यावर्तन, वृत्ति का प्रत्यावर्तन, चित्त का प्रत्यावर्तन, ये अक्रॉस शरीर यात्रा कंटिन्यू हो रहा है। ये जीवन का कहानी है, जीवन का ट्रेजेक्टरी है ये। और ये वाला जो है ये एक शरीर यात्रा तक सीमित अभ्यास सत्र का वो रिमाइंडर है, 8:30 का, उसी में बैठे अभी 8:30 वाला। हाँ 8:30 to 9 शाम वाला है, उसी का होगा। भैया हम लोग ये पठन वाले पे जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगा है भैया तो इसमें बिल्कुल एक प्रश्न था जो मैंने आज सुबह जब हम लोग आगे पीछे जा रहे थे, इसमें जो लिखा है ना, शब्दों को छांटना, हाँ, भाषा स्ट्रक्चर, भाई इसको थोड़ा सा विस्तार में अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि कल ये पूरा दिन यही करना। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, ओके। कल पूरा दिन हमको यही करना है। तो आगे का प्लान क्या है अपना, तो इसको पहले कर लेता हूं, फिर आगे का प्लान भी बोल देता हूं। बिल्कुल। तो इन अभ्यासों को देखेंगे तो 4 अभ्यास दिख रहे हैं, जिसमें अंतरंग और बहिरंग दोनों हैं, और एक मात्र अंतरंग। कई बार क्योंकि ये भी बात होती है कि मध्य दर्शन में साधना क्या है, साधना से लगता है कि कुछ आंख मूंद कर, है ना, अंधेरे में कुछ रोशनी आ जाए, इसको फिर साधना मानेंगे। तो एक पक्ष जो है जिसको जीवन क्रिया निरीक्षण का अभ्यास कह रहे हैं, ये अंतरंग है। बाकी सब में अंतरंग भी हो रहा, बहिरंग भी हो रहा है ना। तो भौतिक वस्तु के साथ जो मेरी इंटरेक्शन है ये केवल मतलब बहिरंग नहीं है, अंतरंग सहित बहिरंग है ना। व्यवहार में भी पहले अंतरंग में व्यवहार बन जा रहा है, उसके सहित बहिरंग। अभी जिसको हम व्यवहार अभ्यास बोलते हैं, बहिरंग है और कुछ हो रहा है ट्रांजैक्शन, लेकिन मेरे अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनी। जैसे आप सामने आ गए तो आपके साथ मुझे करना क्या है उसकी सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे अंदर। जो सॉफ्टवेयर बना है वो कोई हैबिट है जो मुझे बचपन से मिला है, या मेरे कम्युनिटी में है, या इस एरिया का है। वो हैबिट से अभी काम चल जा रहा है। वो हैबिट दर्शन के अभ्यास से कुछ मैच होता होगा, कुछ मैच नहीं होता होगा, उसको रिप्लेस करना। एक ये पक्ष हो गया। और वही समाज के साथ वाला। शास्त्र में देखेंगे तो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो मेरे अंदर की जो कल्पना है ये शास्त्र के श्रवण से क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें थी। तो 4 अंतरंग और बहिरंग प्लस 1 अंतरंग अभ्यास, ये अभ्यासों का बेसिक सारांश है। इसी को हम पढ़ रहे थे जब हमने ब्रेक ले ली, और आवश्यक भी था ब्रेक उस समय, है ना। तो क्रम से देखेंगे तो 5 अभ्यासों को, इसको इसी में करूँ क्या, क्रम से देखेंगे तो 5 अभ्यासों को किया है ना। तो शास्त्र अभ्यास है। तो शास्त्र अभ्यास में एक लाइन में बोलेंगे तो लिखा हुआ को समझ लेना, तर्क संगत और व्यवहार संगत विधि से मैं मान लेता हूं, इसी का नाम श्रवण। तो मानना भी ब्लाइंड मानना नहीं हो रहा है, मेरे लिए वो समझ का स्वरूप है। जीवन के प्रगति के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मानना कहला रहा है, लेकिन मेरे लिए तो मैं उसको अनुभव कर रहा हूं कि ये मेरी समझ है ना। जैसे मैं अस्तित्व, दर्शन, जीवन, आचरण, कुछ भी जो अभी मुझ में है, आप में है, ये मेरे लिए समझ। इट इज ऑफ द ग्रेड ऑफ मानना, ऑफ भाषण आभास, है ना। जानने के वस्तु को हमने तर्क संगत विधि से मान लिया, तो इसमें श्रवण हुआ, यह भास और आधा आभास हुआ। अब इस माने हुए को मुझे स्मरण पूर्वक क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो जो कॉमन एरर हो जा रही है, क्या हो रही है कि मैं पढ़ लेता हूं और वो कोल्ड स्टोरेज में चले जा रहा है।
यहां मैं पढ़ लेता हूं, मैं यहां पढ़ता हूं, दूसरे को जाके बोल देता हूं, पढ़ता हूं, दूसरे को जाके बोल देता हूं। वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो आधूरा कहानी हो गया। जो पढ़ लिया मैंने, मेरे अंदर बन गया, दूसरे को बोल दिया। जो पढ़ लिया उसके अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा, व्यवहार भी करना पड़ेगा, विचार को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट है ना। तो ये जो है माने हुए को स्मरण पूर्वक क्रियान्वित करना, ये क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है अभ्यास का। तो ये फिर देखेंगे तो इसमें क्या क्या होगा। इसमें 4 क्षेत्र बनेंगे उन्हीं अभ्यासों का। एक है जीवन क्रिया निरीक्षण का अभ्यास, जिसको जागृति विधि साधना कह रहे हैं। इसमें क्या क्या पक्ष आएगा। एक तो जीवन और शरीर में भेद क्या है, जो बिल्कुल परिचय शिविर 101 पहले चलता था परिचय शिविर में, आजकल वो परिचय शिविर का भी फॉर्मेट अभी लगभग है ना, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। आपको याद होगा वो जीवन और शरीर का भेद, आवश्यकता अलग है, क्रिया अलग है, वो काफी अवधारणा तक जरूरी है। वो केवल परिचय शिविर तक सीमित नहीं है ना। शरीर की आवश्यकता, जीवन की आवश्यकता समय में सीमित है, समय में निरंतर है, वो तो अवधारणा तक। वो हो गया तो हो गया ना जीवन ज्ञान, तो जीवन शरीर अलग हो गया, वो वहां तक करके हम छोड़ देते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ले लेंगे। दूसरा जीवन क्रियाओं का परस्पर दृष्टा होना। तो जागृति विधि साधना एक लाइन में बहुत सिंपल रूप से कह रहे हैं, वृत्ति द्वारा मन को पहचानना, चित्त द्वारा वृत्ति को पहचानना, बुद्धि द्वारा चित्त को पहचानना, आत्मा द्वारा बुद्धि को पहचानना, हो गया दिव्य मानवीयता, है ना। तो अभी तक इस धरती पर एक आदमी कर पाया, ऐसा हमारी मान्यता है। और लोग होंगे तो वो फिर व्यक्त नहीं हुआ, लिखित में नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं, आगे तो नहीं होंगे या पीछे होंगे। तो ये एक चीज जो जीवन क्रिया निरीक्षण का अभ्यास। फिर जीवन क्रियाओं में ही तथा वातावरण में, मतलब जीवन क्रिया द्वारा तथा वातावरण में, इन 3 क्षेत्रों में जीना। एक तो भौतिक पक्ष में, तो कर्म अभ्यास क्या है, मानवीयता के अर्थ में श्रम, उत्पादन, स्वावलंबन का अभ्यास। तो केवल क्रिया नहीं है ना, केवल मैं कर्म कर रहा हूं, उत्पादन कर रहा हूं, पैसा घुमा रहा हूं, ये नहीं है। मानवीयता के अर्थ में मैं उसको अभ्यास कर रहा हूं, एक ये हो गया। दूसरा गृहस्थी के जीवन में लिखा है मानवीय गुण, स्वभाव और नियमों को स्वीकारना, उसको निर्वाह करना। तो इसी को कहा है परिवार व्यवस्था में भागीदार होना। तो व्यवस्था में भागीदारी परिवार से ही प्रारंभ हो जा रहा है, गृहस्थी से ही। लगभग हम आज के दिन जो भी करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली परिवार में, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। बच्चा होता है, सास ससुर होते हैं, माता पिता होता है, कोई बीमार पड़ता है, शादी होता है, ब्याह होता है, 3 ही काम होता है। तो शादी हो रहा है, किसी का विवाह हो रहा है, कोई मर जा रहा है, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। थोड़ा सा ड्राई लगता है ऐसा बोलने से, है ना, लेकिन हो तो रहा है 3 ही चीजें। इन चीजों को, और समाज व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास। तो समाज व्यवस्था में भागीदारी मैं कैसे करूंगा, मानवीय संस्कृति सभ्यता। जैसे मैं सम्मेलन गया तो मानवीय संस्कृति, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मेलन है ना, तो सम्मेलन के लिए मैंने धन दिया तो भी मैं भागीदार हुआ। मैंने यहाँ से 4 लोगों को भेजा तो भी मैं भागीदार हुआ। उसके लिए मैंने वो सिलेबस बनाई, वो भी भागीदार हुआ। मैं जाके बोला तो भी भागीदार हुआ। मैं केवल वहाँ खड़ा रहा भीड़ में तो आई एडेड 1 टू द नंबर, तो भी भागीदार हुआ। तो आई पार्टिसिपेटेड। पर्टिकुलरली हमारे कॉन्टेक्स्ट में मानवीय सभ्यता में, मानवीय शिक्षा में, जैसे मैं आपके साथ भागीदार हो रहा हूँ, लोक शिक्षा का एक भाग। लोक शिक्षा में परिचय शिविर हो गया, अध्ययन बिंदु हो गया, बीच में एक अवलोकन, है ना, अवलोकन का मतलब समरी सेशन टाइप का, फिर अध्ययन शिविर हो गया, उसके बाद है उसके साथ उस श्रृंखला में है। ठीक, इसको फिर समाज व्यवस्था में भागीदारी कह रहे। तो कुल अभ्यास है 5। बहुत सिंपल है, पढ़ के सोचना, समझ लेना, फिर जीवन क्रिया को निरीक्षण कर लेना, शरीर के साथ संबंध को देखना, और उसके द्वारा जो भी भौतिक रासायनिक चीजें हैं, व्यवहार को परिवार में सेट करना, और उसी व्यवहार को समाज के परिप्रेक्ष्य में सेट करना। बोर्ड पे 5 दिखता है, लेकिन स्वयं के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करेंगे तो इतना ही है। पढ़ के सोच लिया, जीवन क्रिया को निरीक्षण किया, जो स्थूल शरीर है उसके साथ संबंध, उसके द्वारा जो चीजें कर रही है उसको कुछ किया, स्थूल शरीर द्वारा जो संबंध दिख रहे हैं उनके साथ कुछ किया, है ना, जो बिल्कुल मेरे घर में है, और घर के बाहर के लोगों के साथ कुछ किया, इतना ही काम। ये 5 मिलकर अभ्यास है।
तो ये पांचों अभ्यास का समरी है। इन 5 अभ्यासों को करते हुए हमारे अंदर कुछ स्वीकृतियां बनेगी, कुछ समझ बनेगा, उसका नाम श्रवण है। उसी का आगे का कुछ स्वीकृति स्पष्टता बनेगा, उसका नाम मनन है ना। इसमें हमारी कैपेसिटी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे चित्त का विकास हो रहा है, वृत्ति में जो जो तुलन हो रहा है तो वृत्ति का विकास हो रहा है, मन का भी विकास हो रहा है। मन में लक्ष्य मूलक आस्वादन का रस, हम लोग पूरा दिन बैठे हैं ना, क्या लालच है? कोई लालच तो है ही नहीं, है ना। तो ये मन का कैपेसिटी डेवलपमेंट हुआ हमारा, मन नियंत्रित करके बैठा है ना पूरा दिन। ये आसान थोड़ी है इस आयु में एक जगह बैठा रहना। हालांकि वो आपके आत्मीय में एक वो प्रोफेसर एमेरिटस हैं, कौन से सर हैं? आचार्य सर। तो शिक्षा के बारे में कुछ बात होती रही, वो लीडरशिप टीम के लिए मुझे बुलाया था, तो जो 1 हफ्ते का कुछ सेशन लिया मैंने। तो अभी के शिक्षा का क्या उपलब्धि है मैंने पूछा, उन्होंने कहा एक ही उपलब्धि है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा मनुष्य से आसन सिद्धि कराता है, एक ही जगह में बैठे रहो आजीवन, है ना। पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, उसके बाद जिंदगी भर कुर्सी में बैठे रहो, आसन सिद्धि मन को नियंत्रित करके हम बैठ पाते हैं। तो मन में लक्ष्य मूलक आस्वादन के बिना यह संभव नहीं है ना। तो दर्शन का ये वाला जो भी मेथड है बहुत पावरफुल है। ये सांस को देखने से और बैठ के रहने से और आसन को काबू करने से, बाबा जी एक्चुअली देखिए ये साधना विधि बहुत इसलिए पावरफुल है क्योंकि सीधा चिंतन के वस्तु को चित्रण में स्थापित कर रहे हैं। वो झक मार के वृत्ति और मन उसका सुनता है। अलग से मन को नियंत्रित करने के लिए ऐसा बैठो और सांस को देखो, खुजली मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर के चीज से मन को नियंत्रित कर लिया। फिर सबको लगता है मध्य दर्शन में साधना क्या, अरे वो तो पूरा बाईपास मार के ऊपर से दबा दिया। अभी साधना का मतलब है कि मैं 8 घंटे ऐसा बैठा हूं, है ना। मैं खाना नहीं खाऊंगा, केवल नारियल का पानी पी के 10 साल जीऊंगा, ये मैं साधना कर रहा हूं। एक्चुअली किया क्या, मैंने मन को दबाया। लेकिन किस उद्देश्य के लिए? मन के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है प्रत्यावर्तित होने को। कोई मानी हुई उद्देश्य है मेरे अंदर चित्रण में कि मुझे साधना करना है। यहां पर बाबा जी ने जीवन के वस्तु को चित्त में डाल दी। यदि श्रवण हो गया और उसमें प्राथमिकता बन गई तो वृत्ति और मन उसके अनुरूप होने के लिए बाध्य हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत फास्ट साधना, बहुत फास्ट प्रोसेस है वो। तो जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन की साधना के ये 5 अंग है। पढ़ के समझना, जीवन क्रिया को निरीक्षण करना, शरीर के साथ संबंध को देखते हुए श्रम को करना, है ना, ठीक है। मानवीय स्वभाव गुणों के अर्थ में परिवार में भावों के साथ रहना और भागीदार होना, इजियर सेड देन डन, है ना। और वैसे ही, बिल्कुल 1 सेकेंड, और वैसे ही उनको माइक दे दीजिए। और समाज व्यवस्था में भागीदार होना या कम से कम समाज के लिए सोचना। ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं इस धरती पर जो समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। आज के दिन तो इतनी सूचना हो गई है, इतना फास्ट पहुंचता है, दुनिया में हर किसी को डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई ना कोई ओपिनियन है। संभव ही नहीं है कि नहीं। तेल 200 रुपए होने वाला है ना, डीजल एक्चुअली 220 चले गया। हाँ, लूटने दीजिए, कहीं नहीं जाएगा। दीदी के पास भी आता, मेरे को देखिए लूटने का भी ना एक बहुत अच्छा समाधान मिल गया। एक सिंपल समाधान देता हूं, देखिए आपको यदि प्रश्न अच्छा लगता है। ये धरती, मान लो ये धरती है, इसका कोर है ना 5000 डिग्रीज में है कोर अप्रोक्स। ये इसका मेंटल है, ये इसका क्रस्ट है। मान लो यही धरती, एक आदमी बाकी लोगों को लूट रहा है, 10 लोग लूट रहे हैं। ये लूट के ये पैसा कहां जाएगा? ये धरती के सतह पर ही रहेगा, इसके बाहर चांद पे तो जा नहीं सकता। सो द मनी बीइंग लॉस्ट ऑन द अर्थ इज स्टिल स्टेइंग ऑन द अर्थ। नेट बैलेंस धरती पर धन का उतना ही है, इतना ही
बारूद हथियार गलत है, आप लूटने की बात कर रहे हैं। करेगा वही, हम उसके पोते से ले लेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विनाश ठीक है, विनाश गलत है, लेकिन जो लूट के संचित कर लिया उसके बेटे के पास जाएगा, उसके पोते के पास जाएगा, उसके पोते के पास जाएगा। तो ये जो वर्चुअल रूप में जो है ना कैप्चर हो गया है, ये समाज का संपत्ति किन्हीं लोगों के पास आ गया, मान लो 10 परिवार के पास आ गया। ये वापस रिलीज होगा तो कहां होगा, इधर ही होगा ना। नहीं करेंगे वही तो। एक सवाल उठा रहा हूँ, समाधान तो जो कह रहे कह ही गए वो उसमें बहुत सिंपल है। पुतिन को, किम जॉन उन को, ट्रंप को आभास यदि हो गया तो दुनिया सुधर जाएगी। न्याय भास भी हो गया तो बहुत है। देखिए, जागृति क्रम को समझना अपने में एक समाधान है। मेरे अनुसार ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समाज कैसे सुधरेगा। मैं भी पहले बहुत लगता था, मेरा तो खोपड़ी गरम होता था, कैसे ठीक होगा, ये होगा। फिर यदि हम बोलते हैं कि नहीं, ये एक प्रकटन के क्रम में है, तो पहला समाधान है कि मेरे सोचने से ये बदलने नहीं वाला है। समाज सुधरने के लिए पहला फॉर्मूला यह है कि मेरे मात्र सोचने से पूरा समाज बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका एक क्रम है, उसकी एक वॉल्यूम है, और इस धरती पर चेतना के विकास का एक क्रम है ना। तो पुतिन या ट्रंप या जितने भी लोग हैं, इस धरती के जागृति क्रम को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि इन अभी के लीडर्स को जो जनता इलेक्ट कर रही है, उनका चेतना का स्तर क्या है, उनका दृष्टि क्या है, उनका विषय क्या है, उनका स्वभाव क्या है, यही व्यक्त हो रहा है। तो हम उसको कैसे रोक लेंगे? ये तो इस धरती का जागृति क्रम का प्रकटन है। एक क्या उसको रोकने के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं करना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल करना ही चाहिए, है ना। पीस के लिए काम करते हैं, उनके इलेक्टोरेट करते हैं, दबाव डालते हैं, फॉरेन अफेयर्स करते हैं, है ना, उसके ऊपर फोर्सफुली कुछ ट्राई करते हैं, सब करना ही चाहिए। इंडिया करता है, डिप्लोमेसी करता है ना। इंडिया एक ही टाइम पे ईरान से भी तेल खरीद रहा था, रशिया से भी ले रहा था, यूएस से भी ले रहा था। फॉरेन मीडिया भी बोल रही थी, यार तुम्हारा वो मोदी तो जबरदस्त गेम खेलता है, सबसे तेल ले रहा है। वो फॉरेन मीडिया में कुछ तो वो आया था, जो रॉयटर्स या किसी का एक वो आर्टिकल देखा था कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस मिडिल ईस्ट क्राइसिस इज बाइंग ऑयल फ्रॉम ऑल 3 कंट्रीज दैट आर फाइटिंग। रशिया से भी खरीद रहा है, यूएस से भी खरीद रहा है, ईरान से भी खरीद रहा है। ईरान को पैसे देकर बोल रहा हमारा शिप छोड़ो, छोड़ रहा था, ठीक। तो कुछ डिप्लोमेसी ऐसी होगी, बाकी तो जो दबाव को दबाव से रोकना है उसके लिए करना ही है। S-400 का मिसाइल सिस्टम्स ले ही रहे हैं। मैं उसी घर का संतान हूं, हमारे पिताजी उसका प्रोपेलेंट बनाए, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, उसका नाम सागरिका है। सागरिका आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। पहले K-15 प्रोजेक्ट था नाम उसका, कोड नेम K-15 था, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए अभी के समय जो करना है, जो उन लोगों को करना करेंगे। हमारा उसके प्रति पोजीशन क्या है, हमारा समाधान क्या है, हमको जागृति क्रम का फिर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और जो लोग तो जागृत होने के लिए इच्छुक है, उनके साथ अपन बात करेंगे। बाकी देखिए, बाबा जी एक किस्सा बताए थे, फिर दीदी के पास आ जाते हैं। ये मुझे उन्होंने बोला है 1969 में वो साधना में बैठे थे, उनको बोला हुआ है, ऑडियो में आया है कि नहीं मुझे याद नहीं है। 1969 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बेसिकली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था, क्यूबा में रशिया ने न्यूक्लियर बैटरीज डाल दी थी एम्ड एट द यूएस कोस्ट, ओके। उस समय रशिया में पावर स्ट्रगल चल रहा था, एक प्रेसिडेंट से दूसरा प्रेसिडेंट, क्या नाम है उसका, गोरबचेव के बहुत पहले है, ठीक है, 69 का कोलेचेंक क्या, ठीक है, भूल गया सब, है ना वो सब। तो एनीवेज, तो ऐसा हो रहा था कि यूएस में जो उसको बोलते हैं हॉक
हॉक का मतलब जो झगड़ा के मानसिकता का रहता है ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर, है ना, कि नहीं नहीं हम रशिया पर न्यूक्लियर मिसाइल डालेंगे, वो टाइम की बात। तो बाबा जी हमको बोले कि हम उसको रेडियो में सुनते रहे, ये साधना भी कर रहे और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस रेडियो में सुन भी रहे, है ना, अमरकंटक में बैठ के चाय भी पी रहे, है ना, ये भी चल रहा। तो उन्होंने बोला कि उस दिन रात को हम जब साधना में थे, है ना, मैंने एक देखा कि एक बिल्डिंग है, उसके छत पे एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे, मैं भी वहां पहुंच गया। तो उन्होंने बोला मुझे भी तुम बैठो, तो मैं बैठ गया, कुर्सी मतलब कुछ। फिर उन्होंने बोला कि देखो ये जो बिल्डिंग है इसका कोना है, ये दोनों हाथी आएगा, टकराने जैसे करेगा ऐसा करके निकल जाएगा, लेकिन टकराएगा नहीं। ठीक। उन्होंने बोला उस रात को हम ध्यान में मतलब जब भी साधना कर रहे थे ये वाली बात हुई। अगले दिन हम रेडियो में सुना कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस डिफ्यूज हो गया, उसके ऊपर एक मूवी बनी है। उस मूवी को बाय चांस मैंने देखा, मैं मूवी देखता नहीं, पता नहीं कैसे मेरे पास आया और मैं क्यों देखा, वो शायद कोविड था, हाँ हमको कोविड हो गया था 1 महीना, वो 102 डिग्री में क्या करेंगे, तो कुछ सेंसेबल मूवी देखना है बोल के कुछ ये हिस्ट्री वाला आया, ठीक है। तो उसकी जो रियल लाइफ में कहानी हुई है उसमें ये हुआ है कि एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट जो उनके रशियन इंटेलिजेंस में जो था, उस आदमी को पता था कि ये जो मिसाइल के जो बैटरीज हैं जो क्यूबा में रखा है, द वर्ल्ड हैज नेवर बीन सो क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर बिटवीन 2 बिग सुपर पावर्स, कभी नहीं। तो उसको पता था कि ये वॉरहेड सब डमी है, अंदर कुछ है नहीं, है ना। ये जानबूझ के जो यहां पावर गेम चल रहा था रशिया के अंदर, वो चाह रहे थे कि झगड़ा हो कि देखो अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमको मारना चाहता है। तो इसने अपने जान को बाजी लगा के 2 जो यूएस के सिटीजन्स थे जो रशिया में तो मूवी जा रहे हैं, तो उनको एक चिट देता, बोलता तुम्हारे एम्बेसी में जाके दे दो। वो एम्बेसी से लोग इसको कांटेक्ट करते हैं, फिर एक पूरी कहानी है, वो लोग सोचते हैं कि रशिया ही खुद प्लांट कर रहा है, गलत। फिर उस पूरे को क्रॉस चेक करके देन दे हैव टू डिसाइड इसको ट्रस्ट करे कि नहीं करे। तो फाइनली दे डिसाइड टू ट्रस्ट हिम एंड टेक बैक देयर बैटरीज एंड इट वाज अ होक्स बेसिकली, वो होक्स इज कॉल्ड ऑफ, ओके। एंड बाद में इसको पकड़ लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, इसके पत्नी को खत्म करते हैं, इसके बच्चों को, इसकी पत्नी बच्चे शायद यूएस के प्लेन में चले जाते हैं, लेकिन दे आर कॉट ऑन द वे एंड ही इज ऑल्सो फिनिश्ड, वो मर जाता है बाद में। ये मूवी अलग से बनी है ना। इस बात को बाबा जी मेरे को बोले हैं कि 69 में रात को उन्होंने इसको देखा ठीक है। तो ये जो संसार में जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप हम बात करके न्यूज़पेपर से ही नियंत्रित हो रहा है। बाकी जो जीवन है, एक सीमा से अधिक जब चीजें चली जाती है उसमें भी कुछ करते हैं। अब ट्रंप को कौन समझाएगा मुझे नहीं पता, है ना लेकिन वो सुनेगा कि नहीं पता। तो जो समाज के स्तर पर चीजें हो रही है उसको दार्शनिक व्यू क्या है उसका देखो। हम लोग समाज सेवक नहीं है ना, दार्शनिक व्यू क्या है, ये जागृति की क्रम है ना। कहीं आगे जाके ठीक होके निकल जाएगी। हाँ, कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो इरिकवरेबल है, जैसे कोयला जला दिया वापस नहीं आना, तेल जला रहे वापस नहीं आए, पेड़ पौधे तो वापस आ जाएंगे। आदमी मर गया, जीवन तो खत्म नहीं होगा, वापस आ जाएगा। जो बहुत ही हाई लेवल का ना, जो पोल्यूशन हो रहा है हवा में वो ठीक हो जाएगा। तो ओनली थिंग इरिपेयरेबल इज ये जो तेल निकाल रहे हैं, बाकी सब तो आदमी थोड़े साल छोड़ देंगे ना मारना, तो वापस पैदा होकर आ जाएंगे शरीर बनते जाता है। भारत में देखिए ना कितनी जनसंख्या। मैं कभी कभी रेलवे स्टेशन में भी था, दानापुर स्टेशन बिहार, बोला बाप रे, प्रकृति ने कितना किडनी, कितना हृदय, कितना लंग फ्री में बनाते जा रहा है भारत में, रुक ही नहीं रहा है एक एक आदमी में, और एकदम स्वस्थ है ना। मतलब हमारे ट्रेन से 2000 किडनी उतरा एक साथ नीचे, मैं भी उतरा, देखा बाप रे इतना सारा, बनते जाता है। अभी कल ही न्यूज में आया, वो तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, वो उनका पॉपुलेशन 1.7 का रिप्लेसमेंट हो गया। 2 लोग मरते हैं तो 1.7 बच्चा ही पैदा हो रहा है। तो उन्होंने बोला तीसरे बच्चे के लिए 30,000, चौथे बच्चे के लिए 40,000।
गिफ्ट देगा। उसका आज फिर से एक महिला ने एनालिसिस करके दिया है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को बड़ा करके शिक्षा तक ले जाने के लिए 8 लाख रुपए लगता है टोटल, एक बच्चे का खर्च खाना वाना खिला के। और यदि आप प्राइवेट स्कूल में करते तो एक बच्चे का ग्रेजुएशन पूरे होने तक का जो खर्चा 45 लाख है, और सरकार केवल 40,000 दे रही है। वो पैदा होने का दे दिया, बाकी बात का कौन देगा, उसको खाना कौन खिलाएगा? तो क्या ये भी इसको, एक तो हम जनसंख्या से त्रस्त हैं, तत्काल में टिकट मिलता नहीं, हमने वीआईपी कोटा में डाला, ऊपर से मिलता नहीं, ऊपर से बोलता ज्यादा बच्चा पैदा करो, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम तो आज के ही जस्ट ये सब दार्शनिक व्यू है ना, आर्म चेयर इंटेलेक्चुअलिज्म बोलते हैं इसको, कुर्सी में बैठ के चीजों को सॉल्व करो। अपना सॉल्यूशन क्या है कि भाई लंबे समय 1000 साल के लिए आदमी को कैसे सोचना है, उस चीज को बना के रखो। कुछ लोग, सभी लोग ये करें आवश्यक नहीं है, बाकी ग्रीन पीस फाउंडेशन अपना काम करें, बाकी लोग अपना काम करें, अन्ना हजारे अपना काम करें, संदीप पांडे अपना काम करें, है ना। संदीप पांडे जी के जो अच्छे मित्र हैं लखनऊ में, उनके घर के सामने जो रहते हैं, उन्हीं के स्कूल में शिविर करके इधर आ रहा हूं। संदीप पांडे को मिलने, वो जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए थे आशा फॉर एजुकेशन, उसी के थ्रू मुझे जीवन विद्या का पता चला, है ना। संदीप पांडे बोल के एक सज्जन, अच्छे व्यक्ति हैं, लखनऊ के रहने वाले, काफी साल हो गए। आप तो मिले होंगे उनका भी, रिसेंटली मिले हैं? हाँ, यादगिर। तो संदीप पांडे जी अभी भी गरीब लोगों को मदद करने का कोशिश करते हैं, वो सब कर ही रहे हैं, वो सब चाहिए। वही तो, पूरे धरती पर जो भी नेट पॉजिटिव सोच रहा है किसी भी एरिया में, उसको सोचना चाहिए अगले 50, 40, 50 साल, अपना 500 साल, 1000 साल का प्रोजेक्ट है ना। बाकी जिसको 5-10 साल करना है, पंचवर्षीय योजना, ये सब चलता रहेगा। ये जो शिफ्ट है, ये देखिए, अभी जो हम समाज की योजना कुछ भी चेंज कर सोचते हैं ना, ये सब भारत सरकार के पंचवर्षीय योजना जैसे है। दर्शन जो है ये सिविलाइजेशनल भी नहीं है। सिविलाइजेशन का मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, फिर है ना राम राज्य था, अभी मोदी, ये सिविलाइजेशनल चेंज बोलते हैं, 1000 साल का। ये दर्शन जो होता है वो सिविलाइजेशन का भी नहीं होता है, एक स्पीशीज का होता है। तो इसका टाइमलाइन कितना बड़ा है, मानव जाति के इतिहास के टाइम फ्रेम में दर्शन है। सो वी आर टॉकिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एग्रीकल्चर चालू होके 10,000 साल हुआ है ना, मॉडर्न फिलोसफी शुरू होके 5,000 साल हुआ है, मॉडर्न एजुकेशन चालू होके 220 साल हो रहा है, 180 साल। फर्स्ट जो बोलते हैं आदमी जो बोला कि शिक्षा सबको चाहिए, वो कोई अमेरिकन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहला कंसेप्ट था कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, पूरे धरती पे कभी था ही नहीं कि हर बच्चे को विद्या प्राप्त करनी। अपने देश में तो लिमिटेड था, एक वर्ग तक था, बाकी लोगों को वर्जित था। यहाँ की कहानी है, आप पढ़ ही नहीं सकते। उसी वर्ग में वो महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं, कहां महिलाओं को वेद बोलने का अधिकार किधर है? इसीलिए विकल्प है ना, विकल्प विधि से संकल्प। चलिए चलिए, वो कभी चाय नाश्ते पर उधर उस पर बैठ के बात करेंगे, समुद्र किनारे। दीदी कुछ कह रही थी, माइक पकड़ लीजिए हाथ में। मानवीय गुण स्वभाव, तो मानवीय गुण को क्या सम विषम मध्यस्थ तो है, पर मानवीय गुण को क्या बोलेंगे? मानवीय गुणों में क्या क्या आएगा? ये जितने मूल्य हैं, हाँ, है ना, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, ये सब मानवीय गुण है। मानवीय स्वभाव, इनका कलेक्शन है स्वभाव धर्म, ठीक है, ये मानवीय गुण है। ठीक है, ये 5 अभ्यास का समरी। तो इन अभ्यासों को करते हुए हम अध्ययन के सीढ़ी में ऊपर चढ़ पाते हैं। ये एक बात हो गई। ये एक समरी एक ही पेज में इस जर्नी का। तो इसमें
श्रवण में, अच्छा ये एक चीज ऊपर का देख लीजिए, ये जो लिखा है, यदि श्रवण से लेकर अनुभव तक, ये बाबा जी का बोला हुआ है, 1 फुट का यदि रोलर माने, 1 फुट का रोलर है ना, एफर्ट श्रम में 1 फुट का हमको यात्रा करना है, 12 इंच का यात्रा करना है, राइट। श्रवण से मनन तक, साक्षात्कार के द्वार तक 11.5 इंच का यात्रा है। जो श्रम है, यात्रा है, 11.5 इंच कहां तक है? साक्षात्कार तक है। उसके बाद आधे इंच में बाकी सारी क्रियाएं हो जा रही है समय के हिसाब से। So if it is going to take me 12 years to get to अनुभव, random, 11.5 years, 11.5 साल साक्षात्कार के लिए प्रयत्न है, फिर 6 महीने में साक्षात्कार बोध अनुभव हो जाएगा। यदि 12 लाइफ टाइम लगने वाला है तो 11.5 लाइफ टाइम साक्षात्कार की तैयारी में और आधे लाइफ टाइम में साक्षात्कार बोध अनुभव हो जाएगा। वो उसमें संख्या आप डाल दीजिए। यदि 12 दिन में अनुभव करना है तो 11.5 दिन आप साक्षात्कार तक प्रयत्न कीजिए और आधे दिन में साक्षात्कार बोध अनुभव कर लीजिए। तो वो 12 में कौन सा नंबर लगाना है आप, तो सबके ऊपर है ना। ये आपका वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं। 12 वाला बाबा जी ने बोला, जो बहुत सारा पूछ रहे थे। तो श्रवण में क्या हो रहा है? भास और आधा आभास। मनन में आभास पूरा हो जा रहा है। मेरे अनुसार यहां से असली साधना प्रारंभ हो रहा है ना। इसी को अल्प जागृति कह रहे हैं। यहां तक अल्प जागृति है, लेकिन इस अल्प जागृति में रेंज कितना है? बहुत बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जिसको कल मध्य दर्शन की विधि से साक्षात्कार होना है, ये सब अल्प जागृति में कहला रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के नीचे भी जितने भी लोग होंगे और भी, इतनी लंबी ये मतलब स्पेक्ट्रम है ये, है ना। तो जोकिंगली एक बार किसी सत्र में कुछ बात हो रही थी, मैंने कहा ये 4.5 क्रिया जो है 4,500 वैरायटी है ना। इसकी स्पेक्ट्रम हम बना सकते हैं ब्रॉडली। तो मन केंद्रित, वृत्ति केंद्रित, चित्र केंद्रित जो प्रज्ञा है और उसके साथ दृष्टि और विषय और स्वभाव का एक कोई पैकेट बनाया जा सकता है। तो ये अध्ययन की क्रम है। इन अभ्यासों को करते हुए निरंतर रहने वाले वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। तो चित्त का प्रत्यावर्तन ही साक्षात्कार है। इसमें आधा बुद्धि लिखा है। अब इसकी डायरेक्ट कोई पुष्टि है नहीं। बाबा जी से जो बात हुई है, उन्होंने बुद्धि में स्टोर होता है, यह भाषा उपयोग किया है। अर्धबोध कह रहे हैं उसको। इसी का नाम अर्ध जागृति भी है ना। उसमें न्याय और स्वभाव और धर्म का स्वीकृति हो जा रहा है। बुद्धि का जब प्रत्यावर्तन होता है, या पूर्ण प्रत्यावर्तन, तो उसी का नाम बोध है। उसी का नाम जानने मानने का संतुलन बिंदु है, जो यहां लिखा है। तो ये क्या हुआ? बुद्धि आत्मा के प्रति जागृत हुआ। ये भी एक फाइन डिटेल है। ये चौथा चीज है मैं जो बोल रहा हूं, जिसको आप बाल्टी भर नमक के साथ सुनिए, है ना। बोलते हैं ना थोड़ा एक लिसन टू इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं तो बोल रहा हूं बाल्टी भर नमक के साथ सुनिए, है ना, और बाद में आराम से सोचिए। मैंने जो भी शोध किया मैं इससे संतुष्ट हूं कि बुद्धि जब आत्मा के प्रति जागृत हो जाता है, इसी का नाम जागृति है। तो धर्म और सत्य, और फिर सत्य में अनुभव हो जाता है। तो परम तृप्ति हो जाती है आत्मा का प्रत्यावर्तन होते ही साथ। इसी का नाम जागृति, पूर्णता है। तो अल्प जागृत से अर्ध जागृत, अर्ध जागृत से जागृत, जागृत से जागृति पूर्ण। तो ये मतलब जागृति की जो पूरी रास्ता है, अध्ययन विधि, इसी को कह रहे श्रवण मनन पूर्वक साक्षात्कारों के अवधारणा। तो चित्त और बुद्धि में अनुभव योग्य वस्तुओं का होना, या चित्त और बुद्धि, है ना, अनुभव के तैयार हो जाना, या अनुभव के आत्मा के संकेत ग्रहण करने योग्य चित्त और बुद्धि हो जाना ही अवधारणा है या अध्ययन का उद्देश्य। तो जिसको अध्ययन या अवधारणा कह रहे हैं, वो फिर यहां से है ना।
तो इसमें कुछ चीजें लिखी है। तो साधना में क्या क्या है, एक तो श्रवण से साधना की वस्तु एवं विधि स्पष्ट हो रही है, नंबर 1, है ना, नहीं तो वही स्पष्ट नहीं हो रहा है। अध्ययन की विधि और वस्तु श्रवण से ही स्पष्ट हो रहा है। तो ये घाट, ये मेरा दिया हुआ भाषा है, लेकिन मतलब बनाया हुआ भाषा है, लेकिन मोटा मोटी ये इसको रख सकते हैं। शब्द सहित अर्थ कल्पना में स्वीकृत होकर श्रवण हो गया, अर्थ संगति के लिए तर्क का प्रयोग होकर आभास हो गया, न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीना या व्यवस्था में होना, है ना, और अभ्यास विधि का निष्कर्ष हो जाना, इतना हो जाना है जो हमारा टारगेट। तो ये हमारा, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, हालांकि इस पर हम बात कर चुके हैं। ये 8 सत्र हमारे पूरे हुए, और पहले दिन हमारा जो एस्टिमेशन था वो ये था कि जो मैंने यहाँ पर लिखा था, आपको याद है 8 सत्र यहाँ लिखा था, वो पता नहीं कैसे बराबर वही 8 सत्र होता है। ये चौथा बार हो रहा है, ये इतना टाइम लग ही जाता है, मतलब सारे क्वेश्चन मिला मुला के। जी भैया, ये एक अध्ययन विधि का जो किया, दूसरा जो शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा नीति, उन दोनों का भी कुछ मेल है क्या? हाँ, इसके उनका अंदर में मेल, उसको भी आपने पूरा देखा है क्या पूरा इसका? शिक्षा का पाठ्यक्रम इतना नहीं देखा, लेकिन ये बोल सकता हूं कि जिसको शिक्षा कह रहे हैं, ये श्रवण और मनन की तैयारी है, यहीं तक है शिक्षा। ये जो लाइन है 11.5 इंच, यहां तक शिक्षा, यहां के बाद दीक्षा है। ओके, तो शिक्षा में ये बाकी का पार्ट नहीं आता है, इसका पुष्टि हमको अभ्यास दर्शन में मिल जाएगा। यहां तक शिक्षा है, ये मनन तक। एक्चुअली मनन भी खुद ही करना पड़ता है, शिक्षा तो श्रवण की वस्तु करा देगा, शिक्षा क्या करा सकता है? मैक्सिमम सोचिए ना, श्रवण की संपूर्ण वस्तु देगा। एक मिनट, क्योंकि उसमें पाठ्यक्रम के अंदर में और बहुत सारी जो डिटेल है, जो टॉपिक्स हैं और है, और उनका एक क्रम से अध्ययन करने का, क्योंकि उस प्रकार का बाकी जगह में नहीं मिलता है। तो क्या दोनों का कुछ, मैंने भी बहुत बढ़िया से नहीं देखा हुआ, मैं किंतु हाँ, मैंने भी नहीं देखा उसको, हालांकि एक कक्षा का टेक्स्ट बुक में लिखा था। हाँ, 20 साल पहले एक कक्षा का टेक्स्ट बुक मेरा लिखा हुआ है, मैं भूल भी गया कौन से कक्षा का था। 2007 में बाबा जी ने लिखवाया था, वो जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जो टेक्स्ट बुक है, उसमें मेरा एक लिखा हुआ है, मैं भूल भी गया कौन कौन सा, अभी देखने से भी शायद याद नहीं आएगा। है नहीं, मुझे भी दिख रहा है नाम है, लेकिन वो याद नहीं है कि क्या लिखा उसमें, है ना, कुछ याद होगा देखने से। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे हम डिजाइन करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये तो व्यक्ति के जागृति का रास्ता है। तो शिक्षा क्या होना चाहिए, मानव के रूप में वो जी ले और उसका जागृति का रास्ता भी खुल जाए, ये शिक्षा को उद्देश्य दोनों चाहिए। मानव के रूप में जी ले और जागृति का रास्ता उसका खुल जाए। उसके जागृति के रास्ते के लिए ये पूरी श्रवण वस्तु से उसके लिए मनन के लिए मटेरियल मिल जाए, वो हमको शास्त्र अभ्यास पूर्वक उसको देना पड़ेगा, है ना। तो ये मान लो 12 या 14 क्रम में हम देंगे, तो कौन से कक्षा में क्या देना इसका निर्णय लेना पड़ेगा। वो निर्णय के लिए उस स्टेज में बच्चा क्या ग्रहण कर सकता है उसको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसको लर्निंग लेवल बोलते हैं। एक फिर कैसे देना है इसको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से तो ममता आएगा नहीं, तो क्या हम एक्टिविटी कराए, क्या वातावरण दे ताकि वो चीज उसकी बने, ये देना पड़ेगा। दूसरा मतलब शिक्षा की पेडागोजी को सोचेंगे तो। तीसरा क्या है, उसको इस वस्तु स्थिति में जीना है। जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया तो है ही नहीं, है ना। तो इस दुनिया में जीने के लिए और मनुष्य बनकर जीने के लिए बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसका भी जानकारी देना पड़ेगा। जैसे भौतिक जितने भी सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, जूलॉजी आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगा, इंजीनियरिंग आ जाएगा, ये सब उसको चाहिए। इसमें से जो भी स्पेक्ट्रम वो करेगा, क्योंकि संसार में सब चाहिए। मुझे ये चश्मा चाहिए, मुझे प्रोग्रेसिव लेंस चाहिए। प्रोग्रेसिव लेंस कौन बनाएगा? ये तो बहुत ही कोडाक का लेंस है, बहुत पता ही नहीं चलता ऊपर से नीचे कब गया, नहीं तो पट्टी वाला आता
है ना। तो ये लेंस भी किसी को बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, ये स्प्रिंग को भी बनाना पड़ेगा। सो somebody has to make everything we are using, including this Wi-Fi transmitter, इसमें noise cancellation, everything, 5G का सिग्नल जिससे हमारा लाइव हो रहा है ना, एंड फाइनली गोमूत्र में चलने वाला ट्रैक्टर, है ना। तो यहाँ तक यदि देखेंगे तो वो सब के लिए सामर्थ्य वो शिक्षा में देना पड़ेगा। ऑल्सो somebody still has to design aeroplanes because humans will fly, है ना। तो उसके लिए जो एडवांस मैथ है, कैलकुलस वो भी लगेगा। हर किसी को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आज पता ही नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी शिक्षा में आएगी। व्यवहार का शिक्षा देना पड़ेगा, परिवार में जीने का विधि, है ना। उसके लिए थियरी प्रैक्टिकल दोनों पार्ट होगा, और समाज के साथ उसका ये वाला पार्ट रहेगा। उसके जीवन के बारे में उसको जानकारी देनी पड़ेगी। फिर कौन से एज में क्या देना है, कैसे देना है, और उसका मूल्यांकन कैसे होगा, ये 4-5 उसके कंपोनेंट्स बनेंगे। तो मैं 2-3 साल पहले बैठकर एक समग्र शिक्षा बोल के कुछ लिखा था, 8-10 पेज, फिर और कोई प्रोजेक्ट आ गई तो रह गया वो कहीं रखा है। तो इतना सब लगेगा शिक्षा में। अभी हम जो शिक्षा के बारे में सोचते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, 2 विधि से सोचते हैं। एक तो हम शुद्ध बुद्ध सोच लेते हैं, इसको अनदेखी कर लेते हैं, है ना। इसको जब शुद्ध बुद्ध विधि से करेंगे तो हमको वैसे टीचर नहीं मिलेगा बिना सैलरी का, वैसे समाज ही नहीं है तो जो अपने बच्चे को स्कूल में भेजेगी, क्योंकि समाज को है कि इस समाज की इस तरफ क्या है, नीट और जेई है या सीए है। भारत में 3 ही है ना, नीट, जेई, सीए, या फिर बाकी जो साइंसेस पढ़े उसके साथ कुछ जॉब्स मिल जाए, टीचिंग का और बाकी जो एफिलिएट जॉब्स। या तो यहाँ से शुरू करते हैं या हम यहाँ से शुरू करते हैं। वस्तु स्थिति क्या है, पहले इसको स्थापित करो, फिर उसमें इंक्रीमेंटली इसको भरो। ये दोनों अप्रोचेस अपने यहाँ हो रहा है। कुछ लोगों ने कन्वेंशनल स्कूल डाल दी, फिर धीरे धीरे इस पार्ट को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सीधा इस प्रकार के स्कूल डालने का सोचा, फिर देखा कि चलता नहीं, फिर उनको बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेना पड़ा। फिर बाद में अभी सोच रहे हैं कि पेड टीचर रखे कि नहीं रखे। बाकी हर बच्चे का पूर्व संस्कार है, उसका घर का वातावरण, वो एक जैसे नहीं जाएगा। हर बच्चे का अलग गर्भ संस्कार है, उसका अलग पूर्व संस्कार, गर्भ संस्कार सहित पूर्व संस्कार है। लेकिन ये 3 चीजें छोटे बच्चों में तो बाबा जी जो बोल रहे हैं वो तो है ही। ये न्याय का, है ना, कार्य व्यवहार का और सत्य के प्रति जो भी उसका स्वीकृतियां हैं वो तो रहेगा ही। लेकिन ये सारी चीजें श्रवण तक आएगी। मनन तो खुद ही करना पड़ता है, श्रवण भी खुद करना पड़ता है, फिर भी एक सीमा तक मान लो, है ना। उसके बाद वो मनन नहीं करेगा तो नहीं करेगा। हम फाइनली कोई भी स्कूल कहां तक जा सकता है, स्टूडेंट के विजुअल कॉर्टेक्स तक जा सकता है ना। बाकी चयन तो उस बच्चे के जीवन में होना है, नहीं। यू कैन ओनली रीच द विजुअल कॉर्टेक्स, द्वार तक ले जा सकते हैं, बाकी उस बच्चे को अपटेक करना पड़ेगा। तो इट्स ए मतलब इंक्रीमेंटल प्रोसेस, है ना। बाबा जी भी इसको बोलते रहे, हम जाने के पहले एक विद्यालय और एक गांव में हम व्यवस्था देखना चाहते हैं। तो पहली बार जब सुना मेरे मन में से वॉइस है, ऑल द बेस्ट। मैं ये देखा तो बोला एक विद्यालय मतलब टीचर्स कम से कम आभास का चाहिए, है ना। अभी तो मैं परिभाषित ही नहीं कर पा रहा हूँ। और एक गांव में व्यवस्था, लेकिन ठीक है, गांव में अनुसरण विधि से व्यवस्था हो सकता है। ये जो बाहर से नियंत्रण हम कुछ करके इसके किसी एक पार्ट को ना कर पाएंगे। आप कुछ कहने जा रहे थे ना, आपने क्या पूछा? वो दीदी पीछे, माइक ही नहीं मिला आपको, मिला? मानवीय गुण। और कोई कुछ बोल रहा था ना? नहीं, हो गया। आप कुछ बोल रहे थे, हाँ वही तो, मुझे लगा कुछ बोल रहे। हमारे पास 7 मिनट बचा है। तो वो टब ऑफ सॉल्ट थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्यों आप ऐसा कह रहे हो? जागृत और जागृति पूर्णता वाला निष्कर्ष जो आपका है, क्योंकि ऐसा लिखा है। तो आप उसको ऐसे क्यों बोल रहे कि विविध? नहीं, वो क्योंकि प्रचलन में ऐसा नहीं है। हाँ वही तो, इसलिए तो खोलने की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा खोल दीजिए उसको, प्रचलन में क्या है और आप क्या कह रहे हैं। नहीं, बेसिकली देखिए, जो हम अभी भी मानव व्यवहार दर्शन अध्याय
17 को लेंगे ना, तो उसमें हमको क्या मिलेगा? हाँ, ये ज्ञान अवस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में परिलक्षित होता है। अल्प विकसित, जीवन में इच्छा पूर्वक विचार और आशावादी प्रवृत्ति हो तो इसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होते हैं। ये भी बहुत हाई स्टेट है, मन, वृत्ति, चित्त तंत्रित होना। अभी तो मन, वृत्ति और चित्त, शरीर तंत्रित, ब्रेन तंत्रित, कभी हृदय तंत्रित, कभी वृत्ति तंत्रित, कभी मन तंत्रित, कभी चित्त तंत्रित, ऐसा चलता है। फिर अर्ध विकसित में कह रहा है आत्मबोध रहित संकल्प, पूर्वक इच्छा, विचार व आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृति की संज्ञा है। इस दशा में मन, वृत्ति व चित्त बुद्धि के तंत्रणा में है, लेकिन इस बुद्धि में अभी पूर्ण बोध नहीं है। विकसित तो एक्चुअली जागृत किसको किसके प्रति होना है ना? तो एक्चुअली जो पूरी जागृति है ये बुद्धि के अवस्था से डिफाइंड है। तो जैसे ही बुद्धि आत्मा के प्रति जागृत हो गई, आत्मा को दूसरे किसी के प्रति जागृत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा दृष्टा है। तो हु इज बिकमिंग जागृत अबाउट हुम, ये यदि देखेंगे कौन किसके प्रति जागृत हो रहा है, तो मन वृत्ति के प्रति जागृत हो रहा है। मन वृत्ति के प्रति जागृत होने के लिए उसको फिर ये तीनों क्षेत्रों में काम करना पड़ रहा है, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण, इसको रिजॉल्व करना पड़ रहा है। उसको मानव रूप में अध्ययन हो रही है ना, जीवन रूप में नहीं हो रहा है। ये मानव रूप में भौतिक पक्ष भी है, व्यवहार भी है, समाज भी है। तो तीनों के प्रति मन का जब समाधान हो जाता है, जस्ट सुपर इम्पोजिंग अ भाषा, तब वो वृत्ति के प्रति जागृत हुआ। वैसे ही सभी क्षेत्रों में वृत्ति में जब सामाजिक आचरण हो जा रहा है, तब वो चित्त के प्रति जागृत हो जा रहा है। उसी का नाम तुलन है ना। चित्त में जब समाधान पूर्ण इच्छा हो जा रहा है, वो बुद्धि के प्रति जागृत हो जा रहा है। तो चित्त को पता चल रहा अच्छा बुद्धि भी है ना। तो अवधारणा की स्थिति में क्या हो रहा है, बुद्धि हर समय चित्त का दृष्टा है। तो हम अपने ही चित्रण को देख पा रहे हैं, नहीं तो मैं अपने चित्रण के अधीन हूं। अवधारणा के पूर्व में मेरे अंदर चित्रण हो रहा है, लेकिन मेरे चित्रण को देखने वाली कोई क्रिया नहीं है। तो या तो मैं चित्रण हूं या चित्रण के अधीन हूं। आई एम एट द मर्सी ऑफ माई चित्रण। जो हो रहा है उसके अनुरूप मेरे में हो रहा है। मैं मतलब पूरा जीवन पुंज समुच्चय। और एक समय में बुद्धि आत्मा के प्रति जागृत हो जा रहा है, जीवन जागृति हो गई। आत्मा का जब प्रत्यावर्तन होता है तो उसको जागृति पूर्णता कह रहे हैं। तो जीवन की क्रियाएं परस्पर एक दूसरे के प्रति जागृत हो गई। फिर आत्मा ब्रह्म के प्रति जागृत हो जाता है, उसका नाम है ब्रह्मानुभूति। उसके पहले बुद्धि में आत्मानुभूति हो रहा है ना। चित्त में बुद्धि की अनुभूति हो रही है, वृत्ति में चित्त की अनुभूति हो रही है, मन में वृत्ति की अनुभूति हो रही है। वैसे हम लोग जैसे अभी पूरे जो भी 6, 7, 8 घंटे यहाँ बैठ रहे हैं, इसमें कम से कम मन को वृत्ति का अनुभव और वृत्ति को चित्त का अनुभव करना पड़ेगा, है ना। ये जब जब नहीं हो पाता है तब तब हमारा ब्रेक हो जाएगा अपने वार्ता में। वो कब होगा, या तो चित्त में उसका चित्र ग्रहण हो ही नहीं पा रहा है तो और एरर मार जा रहा है। पहला चित्र बैठा है नहीं और एक आ गया, उस बैठा नहीं और 3, 4 आ गया, फिर धड़ आ गए बीच में, तो फिर वो हो जाता है, बौखला हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है, क्योंकि पहले वाला ही प्रोसेसिंग चल रहा था तो ऑफ हो जाते हैं, है ना। सो नेक्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट मारेंगे, पहले जहां छोड़े थे वहीं से चालू करते हैं। इसकी ब्यूटी ये है, पहले से कहां श्रवण मनन तक आया था, उसके बाद गोल हो गया, तो चलो साक्षात्कार तक का फिर अवधारणा गोल हो गया। अवधारणा को सोचे तो आगे का गोल हुआ। तो ये चित्त का एक्सपेंशन धीरे धीरे जैसे जैसे होता है तो वृत्ति और मन उसका तुलन और आस्वादन कर पाते हैं। हाँ, वो अब कब है ना। हाँ, बढ़िया। हाँ, अच्छा, आपने कहा कि अभी मैं चिंतन के अधीन है हम,
चित्रण के चित्रण के अधीन है। तो जैसे हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, एक लक्ष्य है वो बनता है, लक्ष्य बनता है तो हम जो चित्रण बने हुए हैं उससे आगे का हम देखने लगते हैं। तो क्या उस समय हम जब लक्ष्य की, जब मानव लक्ष्य की स्पष्टता होती है तो क्या थोड़ी बुद्धि जागृत हो जाती है, जो कि जो वर्तमान में जो चित्रण है उससे आगे देख पाती है, कर पाती है, निश्चयन कर पाती है? नहीं, मानव लक्ष्य के प्रति मुझे जो लगता है कि मानव लक्ष्य के प्रति हम जागृत हुए का मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर उसकी चित्र ग्रहण हुई है ना। पहला तो श्रवण हुआ और वो स्वीकार हुआ। भास होने का जो परिभाषा हमने पढ़ा था, भाषा सहित अर्थ कल्पना रूप में स्वीकार होना। तो मेरे अंदर अभी सबसे बड़ी कल्पना ये है, इससे बड़ी कल्पना हो ही नहीं सकती है मानव लक्ष्य के ऊपर। भाई समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, अखंड, ये सारा लक्ष्य, बाकी सारा लक्ष्य उसके अंदर घुल गया। चाहे फैक्ट्री हो, ये हो, वो हो, कुछ भी बचा नहीं ना। तो एक प्रकार से मेरी कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु हो गई मानव के बारे में। तो ये मेरा भास हो गया। इसको मैं प्राप्त कैसे करूंगा, ये प्राप्त कैसे होगा, ये जब स्पष्टता बनेगी तो उसका नाम हो गया, उसका आभास हुआ, है ना। इन दोनों घटनाओं में ये अध्ययन विधि जैसे स्पष्ट अध्ययन विधि में स्पष्ट हो रहा है। हाँ। या कुछ लोगों को पहले ही स्पष्ट हो जा रहा है, कुछ लोगों को बाद में स्पष्ट हो रहा है, जिसकी जैसे तैयारी है। या लेकिन इन दोनों केस में जैसे ही भास और आभास हो रहा है, एक्चुअली किसका भास हो रहा है? अनुभव का ही भास हो रहा है ना। ये जो आत्मा का, आत्मा तथा बुद्धि के मध्य में आत्माकृत वातावरण ही रहता है। ये एक लाइन हमको मिलेगा मानव व्यवहार दर्शन में। आत्मा और बुद्धि के मध्य में, है ना, आत्मकृत वातावरण ही रहता है, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है। ओके। तो बुद्धि में एक्चुअली हर समय यह दबाव बना है कि तुम मेरे तरफ हो जाओ, लेकिन बुद्धि की तैयारी नहीं है ना। उसी को अध्ययन पूर्वक बाबाजी भर रहे, जो बेसिक मध्यस्थ दर्शन कर रहा है, बुद्धि की तैयारी को करा रहा है। तो उस बुद्धि का दबाव हर समय चित्त पर पड़ा है, सम बुद्धि का। आत्मा मध्यस्थ है, बुद्धि सम है ना। चित्त जो है सम विषम है। तो जब जब चित्त में सही सम, अभी सारे सम एक जैसे नहीं है, एक एकदम सम डबल प्लस हो गया है, एक सम 5x हो गया है, सम 5, मतलब एक बैलेंस्ड जो विजन होगा चित्रण में, उसकी सहमति बुद्धि से मिलेगी। ये सम बुद्धि की सहमति मिलेगी उस चित्रण को, क्योंकि बुद्धि भी चित्त का दृष्टा बना ही है। अभी भी हमारा बुद्धि हमारे चित्त का दृष्टा बना है। जब जब चित्त की ऐसा सही चित्रण होगा, सम का ठीक होगा, वो बुद्धि का जो संकेत मिला हुआ है उससे उसका रेजोनेंस होता है ना। अब ये मैंने भाषा दिया रेजोनेंस, ठीक। ये बोध नहीं है, बट दिस इज अ ह्यूज मतलब लिफ्ट फॉर द चित्त। ये अंदर से लिफ्ट हुआ वो, है ना, अपने से ही लिफ्ट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि वृत्ति जो है ये विषम सम है, और केवल मन जो है ये विषम है। तो मन विषम, वृत्ति विषम सम, चित्त सम विषम, बुद्धि सम मध्यस्थ, और आत्मा मध्यस्थ। तो आत्मा में अनुभव के पहले क्या है, ये जो इन्होंने लाइन पढ़ा जतिन जी ने, अनुभवात्मक अध्यात्मक से आप जो पढ़े थे कल आज, वो आत्मा मध्यस्थ क्रिया होने के कारण आत्मा और बुद्धि के बीच में आत्मकृत वातावरण, और बुद्धि और चित्त के बीच में क्या है, बुद्धि का वातावरण सम है। चित्त का जो विषम है वो बुद्धि को प्रभावित नहीं कर पाता है ना, ये परमिसेबल नहीं है। लेकिन चित्त का जो सम है उसको बुद्धि हाँ बोल सकता है। तो आपने अभी जो एक्सप्लेन किया, मेरे अनुसार चित्त में जो सम बने तो उसका बुद्धि से हाँ आ जाएगा।
कि ये सही है, तो काफी कुछ अभ्यास का भाग यहीं पे है क्या? यहीं पर है। चित्त का सम चित्त को समचित्त बना देना, बिल्कुल। चित्त यदि समचित्त हो गया, हमारी मूर्ति लग जाएगी। तो जैसे आपने अभ्यास बनाए हैं, है ना, आपने देखा है, तो अभी क्या स्थिति लगती है जो अभ्यास करते हुए कि ये कितनी समचित हो गई? क्योंकि अगर वो हो गया तो इन अ वे अवधारणा हो गया, अभी बहुत टाइम है। साक्षात्कार। क्यों, क्या, किस लिए टाइम है, क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, अभ्यास में बहुत बहुत बड़ा रेंज है ना, जीवन का, चित्त वृत्ति मन का बहुत बड़ा रेंज है। वो जो अभ्यास के नियम है टोटल 132 है ना। अब 132 बन गया, वो मैं कोई जानबूझ के 132 नहीं बनाया है ना। फिर किसी ने बोला 122 करो, बाबा जी ने 122 का बोला मार पड़ेगी, है ना, कि बाबा जी ने 122 बना। अच्छा बेटा तुम भी 122 बनाए, बहुत अच्छा हो गया, 132 बन गया। मैं कोई जानबूझ के वो करते करते गया, जुड़ते जुड़ते गया। उसमें से कुछ चीजें वो है माइनस वाली, है ना, माइनस वाली लगभग 10 होंगी उसमें। कल लास्ट डे हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो मान लो इसमें से 10 शास्त्र अभ्यास वाले हैं, इसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं, ये मेरा पूरा हो गया। मुझे जो लगता है शास्त्र अभ्यास से 10 निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं, मुझे लगता है ये काफी हद तक वो कुछ हिलता डुलता हुआ मुझे दिखता नहीं है, कुछ उसमें सुधार होता आगे करेंगे। तो 10 ये निकल गया, 10 आचरण में नेगेटिव वाले हैं, तो 20 निकल गए। कितने बचे? 112 मोटा मोटी, है ना, या 100 मानिए। अब ये 100 में से लगभग 60 व्यवहार के बिंदु हैं। ओके, इसमें विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटा, है ना, संकल्प विकल्प सब है, ठीक है। अब एक एक का यदि देखेंगे, ये जो व्यवहार है 60, देयर आर 60 ways टू डू थिंग्स करेक्टली, सम। ये पूरा लाइनअप हो गया तो एक स्थिति बनेगी साक्षात्कार योग। लेकिन प्रत्येक एक के लिए एक अधिमूल्यन की स्थिति आएगी, एक अवमूल्यन की स्थिति आएगी और एक निर्मूल्यन की स्थिति आएगी। जैसे स्नेह है, स्नेह का एक सही विधि है, एक अधिमूल्यन है, एक अवमूल्यन है, निर्मूल्यन। तो कितना फेलियर पॉइंट हो गया? 3। तो 60 सही चीजें हैं, गलत कितनी हो सकती? 180। ये बात पहुंचती है? देयर इज 1 करेक्ट वे टू डू स्नेह एंड 3 ways टू गेट इट रॉन्ग, है ना। एंड वो स्नेह सभी के साथ एक जैसा है नहीं। यहां 40 लोग हैं, मेरी बेटी है, मेरी भाई के बच्चे हैं, है ना, ठीक है। तो सबके साथ क्या एक ही जैसे बनेगा भाव? वो जांचने का मुद्दा है। मैं देखता हूं ऐसा है नहीं, ठीक। तो ये 180 है, तो एक एक में अधिमूल्यन। तो अधिमूल्यन स्नेह का क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। अवमूल्यन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा घृणा हो जाएगा। निर्मूल्यन क्या होगा? मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस आदमी से, वो रहे नहीं रहे, कुछ फर्क ही नहीं, वो फर्नीचर है मेरे लिए, ठीक। तो इस प्रकार से हम व्यवहार के एक एक मुद्दे को जब लेंगे, पर्टिकुलरली व्यवहार के, तब तो बहुत बड़ा लिस्ट है ना। तो हमारा व्यवहार तो मेरे को लगता है वो मकड़ी के जाल जैसा है, स्पाइडर वेब जैसा है। ऐसे इतने मूल्य है और एक एक इतने इतने लोग हैं इसमें, इतने इतने कंडीशन है इसमें ना, ऐसे आता है पूरा। तो ये मान लो हमारा भौतिक है ना, ये व्यवहार को लेकर चीजें हैं इस टाइप का। तो एक एक आदमी के साथ एक एक पॉइंट में क्या क्या होता है, कितना बड़ा है। और इसके साथ ये जो वस्तु स्थिति की स्ट्रेसेस हैं ये अलग है। ये यहाँ पर मान लो पैसे का कुछ स्ट्रेस है, इसके मैनेजमेंट का स्ट्रेस है, यहाँ लोगों की अपेक्षा की कुछ प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर मध्य दर्शन का 4 टुकड़ा हो रहा है, 3 होगा, 5 हो रहा है, ये भी साथ में चल रहा है। ऐप भी है, सब है, एक साथ हो रहा है ना सब।
हम 4 ऐप बना रहे हैं, है ना, फिर उनका फोन आता है इसका नाम डालूं कि नहीं डालूं प्रबोधन में, मैं बोला भाई मेरे पहले से संकट है, नया संकट पैदा मत करो, बाद में देख लेंगे, है ना। उसको देखकर एक आदमी नाराज हो जाता है तो उसको पटाओ तो चल ही रहा है इसमें। ये सब कंडीशंस हैं कि इसमें हम कैसे वो करें। तो उसका उत्तर ये है, मुझे लगता है कि एक तो हमारी पात्रता व्यवहार के रूप में जिसको चित्त शुद्धि कह रहे हैं, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और उसके साथ जिज्ञासा। तो कई बार ये जो जिसको दुनियादारी बोलेंगे ना, कई बार ये हावी हो जा रहा है। जैसे मेरे ही सामने है 8, 9, 10, 11, 12 प्रोजेक्ट है हर समय। मैं बचता हूं नए प्रोजेक्ट से क्योंकि वही पूरा नहीं हो पा रहा है ना। 2 लेखों का संकलन है, 3 महीने से मेरे डेस्क पे पड़ा है। वंदना भाभी मेरे को पूछ पूछ के थक गई कि कब आप पूरा करेंगे। वो रह गया 2005 का मूल तत्व का संकलन, उसको पूरा करना है। अभी वेबसाइट का हिंदीकरण करना, एक पेज को LLM से रीराइट कराना है ना। अभी मैंने आपको बोला कि कैटेगराइज्ड ऑडियो जून एंड तक दूंगा, ये अभी सामने लाइव अभी 5 है। तो इसको करते हुए ये सब पॉजिटिव एंगेजमेंट है ना, उसको मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं। हाँ, नेगेटिव वाले की हम देखेंगे, मतलब जैसे व्यवहार में 9 प्रकार की भ्रांतियां है, वो है ही भ्रांति, वो पॉजिटिव नहीं करने वाले 9 है उसमें 132 में। जैसे व्यवहार में कुछ भ्रांति है ना, जैसे एक आ जाएगा कि मैं अपने अपेक्षा अनुसार आपको देखता हूं हर समय, है ना। दूसरा, मैं आपको देख ही नहीं रहा हूं, आपके बारे में मेरे अंदर जो इमेज है उसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं। आप हैं, आपके अपने बारे में एक सेल्फ इमेज, मैं हूं, मुझ में आपके बारे में एक सेल्फ इमेज, एक इमेज। तो मैं एक्चुअली जो व्यवहार कर रहा हूं अपने ही चित्रण से व्यवहार कर रहा हूं, उसमें आप है ही नहीं। आई एम लिविंग विथ माई इमेज ऑफ यू, है ना। ये भ्रांति है, एक प्रॉब्लम है ये। और वो जो इमेज है वो लास्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसके बेस पे बना रहता है वो, जबकि वो होना क्या चाहिए, मित्र संबंध है ना। जैसे अभी आप लोग हैं तो आप लोग बिल्कुल आउटर पेरिफेरी के मित्र में आएंगे, एक्सट्रीम आउटर पेरिफेरी। सारे सब कुछ मित्र हैं जो बिल्कुल कोर में है, प्रतिदिन बात करते हैं, फिर कुछ सप्ताह में 1 दिन, फिर कुछ हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है CMG, है ना, क्राइसिस के लिए इकट्ठा होता है, बाद में फिर से हो जाता है, ठीक। और फिर कुछ है जैसे अभी संपर्क के क्षेत्र में आ गए, हम कभी मिले, अभी नेक्स्ट कब मिलेंगे नहीं पता, है ना। कई बार लोग जैसे एक बार कर लेते, हो गया, ये क्या बोलता है समझ में आ गया, फिर नहीं आते, हो गया काम। एक ही बार सुनेंगे आप लोग, फिर नहीं आएंगे, है ना। तो उसमें फिर क्या भाव रखा जाए। कल से हम यही अपना आगे का पोर्शन है ना, 9:28 हो गया, वैसे हम रोक लेते हैं आज। कल से यही है, कल से पोर्शन ये है। सो कल पूरा दिन अपने पास 4 सत्र है, शास्त्र अभ्यास क्या कैसे। कल एक बार पोल ले लेते किन लोगों का एक बार बुक पढ़ना हो गया, यदि हो गया है तो थोड़ा फास्ट चले जाएंगे। कुछ लोगों का यदि बचा है और आधा ही हुआ है या कठिनाई आ रही है तो उसके बेसिस पे थोड़ी बात कर लेंगे। कुछ ब्रॉड चीजों पर, है ना, मोटी चीजों पर बात कर लेंगे। ये पहले से उस अध्ययन प्रक्रिया के टाइम से है ये वाला। और शास्त्र अभ्यास से क्या निष्कर्ष निकलना है, इसको 2 सत्र चाहिए तो 2 करेंगे, नहीं चाहिए तो 1 करेंगे, बेस्ड ऑन जैसे ये जो है न्याय धर्म सत्य क्या है, इसका घोल कैसे बनाए हम, या सारी चीजों को घोल के उसमें से कैसे हम उसको डिस्टिल करें, वो वाली प्रक्रिया है। फिर व्यवहार अभ्यास पे 2 दिन लगाना हमको, 8 सत्र पूरे, ठीक है। व्यवहार अभ्यास पे 8 सत्र, 2 दिन। वही इसी को बोल रहा हूं इधर। हाँ, इसी में से 132 निकले हैं। जैसे ये जो निष्कर्ष है ये 10 है ना, ये निष्कर्ष तक कैसे पहुंचना है,
इसमें लगभग 70 या 80 होगा पॉइंट। ये 8 दिन में हम पूरा 70-80 तो नहीं कर पाएंगे, एक बेसिक फ्रेम करके कुछ मोटी चीजों को कर लेंगे, है ना। कर्म अभ्यास में होगा 7-8-10 पॉइंट, इसमें होगा मान लो 4-5 पॉइंट, इसमें होगा 10-20 पॉइंट, ऐसा करके है, ठीक है। फिर मार्ग में बाधाएं में 4-5 है ना, ऐसा। तो इस